Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic what happened to weavers of class 10th history chapter number 4. So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से जब ब्रिटिशर्स वगैरह इंडिया में आए तो उसकी वजह से हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे किस तरीके से अफेक्ट पड़ा। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो इंडिया के वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उन पे किस तरीके से अफेक्ट पड़ा। पिछले वीडियो में हमने ओवरऑल ट्रेड के बारे में देखा था कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ा या घटा, ये सारी चीजें देखी थी। बट अब हम वीवर की बात करेंगे कि जो पर्सन है, जो कपड़ा बना रहा है, उस पे क्या असर पड़ा। So the consolidation of East India Company power after the 1760s did not initially lead to a decline in textile export from India. तो 1760s के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर को कंसोलिडेट कर लिया इंडिया में, मतलब 1760s के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने हाथों में पावर लेनी शुरू कर दी थी इंडिया में, इंडिया के कुछ कुछ हिस्सों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो शुरू में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कंट्रोल करना शुरू किया था 1760s के बाद, तब एक साथ मतलब शुरू में कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा था इंडिया के एक्सपोर्ट पे। इंडिया जिस तरीके से टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कर रहा था उससे बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री हैड नॉट येट एक्सपेंडेड एंड इंडियन फाइन टेक्सटाइल वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। अब क्यों असर नहीं पड़ा था, क्यों जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1760s के बाद पावर में आ गई थी उसके बाद भी इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे ज्यादा असर शुरू में क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि इस टाइम तक जो ब्रिटिश कॉटन इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा फैली नहीं थी, बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुई थी। मतलब अभी ब्रिटेन की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो इस कदर अभी वो डेवलप नहीं हुई थी कि वो अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में काफी बड़ी मात्रा में बेच सके। तो ब्रिटेन की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो अभी बहुत ज्यादा फैल नहीं रही थी और इसीलिए हमारे जो देश के फाइन कपड़े हैं, जो अच्छी क्वालिटी का टेक्सटाइल है, वो अभी भी यूरोप में मंगाया जाता था। यूरोप में अभी भी हमारे देश के कपड़ों की डिमांड थी। सो द कंपनी वाज कीन ऑन एक्सपेंडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में पावर को कंसोलिडेट करने के बाद भी उसका क्या एम था कि वो इंडिया से टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करे, ज्यादा मात्रा में करे, क्योंकि अभी भी इंडिया के कपड़ों की डिमांड यूरोप में है। तो ये जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ये यही कोशिश कर रहे थे कि इंडिया से वो ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर सकें यूरोप में। Before establishing political power in Bengal and Karnataka in 1760s and 1770s, the East India Company had found it difficult to ensure a regular supply of goods for export. तो अभी इनका मेन एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा जो कपड़े हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट करना। तो जब बंगाल एंड कर्नाटक में ब्रिटिशर्स ने पावर कंसोलिडेट नहीं की थी, पॉलिटिकल पावर जो है एक तरीके से उन्होंने नहीं ली थी अपने हाथों में, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था रेगुलर सप्लाई ढूंढना एक्सपोर्ट के लिए। मतलब कि रेगुलरली उनको कपड़े नहीं मिलते थे यूरोप भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। The French, Dutch, Portuguese as well as the local traders competed in the market to secure woven cloth. अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सारी आई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पोर्तुगीज जो है वो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे। तो ये सारे जो लोग थे, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज और लोकल ट्रेडर, इन सब से ब्रिटिशर्स को काफी भारी कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा था। सो जो वीवर्स हैं और जो सप्लाई मर्चेंट्स हैं वो अब इजीली अपने कपड़ों के लिए बार्गेन कर सकते थे और बेस्ट प्राइस पे बेच सकते थे। जैसे जो बुनकर है, जो कपड़ा बना रहा है, उसको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसका कपड़ा खरीदने को तैयार हैं। ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, लोकल ट्रेडर्स सब जो हैं उस वीवर के कपड़े को खरीदने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये पर्सन क्या करेगा, बेस्ट प्राइस लेने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि जो मुझे सबसे ज्यादा प्राइस देगा मेरे कपड़े का, मैं उसी को ये कपड़ा बेचूंगा। तो ये वीवर जो है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़े फायदे में था, क्योंकि वो बेस्ट बायर को, जो ज्यादा उसको पैसे देता था, उसको वो बेचता था। ठीक है, कंपटीशन इस टाइम पे बहुत ज्यादा था, इसीलिए वीवर्स को भी फायदा हो रहा था और जो कपड़े हैं इंडिया के कपड़े अभी वो यूरोप में मंगाए जा रहे थे, डिमांड थी। तो इन सब की वजह से ओवरऑल वीवर्स को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक फायदा हो रहा था। In their letters back to London, company officials continuously complained to difficulties of supply and the high prices. तो ये जो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनके जो ऑफिशियल्स हैं, जब वो लेटर्स भेजते थे लंदन में, अपने जो इनके अथॉरिटीज हैं उनको जब वो लेटर्स भेजते थे, तो उसमें वो हमेशा कंप्लेन करते रहते थे
कि यहाँ पे कपड़ों को एक तरीके से कपड़ों की सप्लाई को इंश्योर करना कि हम कपड़े लें, खरीदें और उसको यूरोप बेच सकें, लंदन भेज सकें। तो ये चीज करनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। एक्सपोर्ट के लिए कपड़े जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं, काफी महंगे कपड़े जो हैं मिल रहे हैं। तो इस चीज की कंटिन्यूअसली कंप्लेन जो है कंपनी ऑफिशियल्स करते थे। However, once the East India Company established political power, it could assert monopoly right to trade. अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पॉलिटिकल पावर जो है स्टैब्लिश कर ली, मतलब कि अब वो इंडिया में कुछ कुछ जगहों पे पॉलिटिकली पावर में आ गई, मतलब वहां पे वो एक तरीके से गवर्नमेंट बनाने लग गई। उस पर्टिकुलर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन वो संभालेगी, टैक्स इकट्ठा करेगी, ट्रेड को संभालेगी। तो जब किसी जगह के उसे पॉलिटिकल पावर मिल गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब वो ट्रेड के ऊपर मोनोपोली असर्ट कर सकती थी। मतलब मोनोपोली मतलब कि अपना ही एक तरीके से दबदबा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है ट्रेड करेगी, कोई और ट्रेड नहीं करेगा। तो अपनी मोनोपोली बनाने के लिए उसने एक ऐसा सिस्टम, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा सिस्टम जो है डेवलप किया जिससे कि कंपटीशन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो मेजरली हम ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी बात करेंगे। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, उसने एक ऐसा सिस्टम जो है डेवलप किया जिससे कि कंपटीशन एलिमिनेट होने लग गया। जो पोर्तुगीज थे, डच थे, लोकल ट्रेडर्स थे, सब जो है कंपटीशन से बाहर होने लग गए। इसके साथ साथ ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कॉस्ट को कंट्रोल करने लग गई कि कपड़ा बनाने में कितना जो है पैसा लगेगा या कितने रुपए पे उसे सामान खरीदना है। इन सारी चीजों को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कंट्रोल करने लग गई और अब वो ये इंश्योर करने लग गई कि कंपटीशन को एलिमिनेट करने के बाद, कॉस्ट को कंट्रोल करने के बाद अब वो इजीली कॉटन एंड सिल्क जो गुड्स हैं, कपड़े हैं, उनको सप्लाई कर सके, रेगुलर सप्लाई उसको मिल सके। दिस इट डिड थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो अब ये जो पूरी मोनोपोली सेटअप की, ये जो पूरा कंपटीशन एलिमिनेट किया, कॉस्ट को कंट्रोल किया, ये सारी चीजों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने कुछ स्टेप्स फॉलो किए, मतलब कुछ एक तरीके से चरणों में, कुछ स्टेजेस में उसने ये सारी चीजों को अचीव किया और कंपटीशन को एकदम बाहर निकाला। तो पहला जो स्टेप था वो क्या था, द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स। तो कंपनी ने ये कोशिश की कि जो ऑलरेडी ट्रेडर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, इनको हटाया जाए। मतलब कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हो रहा है कि जो वीवर्स हैं वो कपड़ा बना रहे हैं, कपड़ा बना के वो लोकल ट्रेडर्स को बेच रहे हैं और लोकल ट्रेडर्स जो है वो आगे क्या कर रहे हैं, वो जैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको, मान लो, ठीक है, वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो वीवर है वो डायरेक्टली किसको बेच रहा है, किसी और ट्रेडर को बेच रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा, ये जो बीच में कोई और ट्रेडर है इसको हटा के कंपनी को लाया जाए कि जो वीवर है वो सीधा कपड़ा जो है वो कंपनी को बेचे, ना कि किसी ट्रेडर को। तो इसके लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, उसने डायरेक्ट कंट्रोल जो है स्टैब्लिश करना शुरू किया वीवर के ऊपर। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वेंट कॉल्ड गोमस्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, एक तरीके से एक सर्वेंट रखा, पेड सर्वेंट, और जिसको गोमस्ता कहते हैं। ये जो गोमस्ता है उसका एक तरीके से काम क्या था कि वो वीवर्स को सुपरवाइज करेगा, जो बुनकर हैं उनको सुपरवाइज करेगा, उनसे सप्लाईज कलेक्ट करेगा और उनके कपड़ों की क्वालिटी चेक करेगा। तो ये गोमस्ता जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे थे, जो गांव में जो लोग हैं जो कपड़े बुन रहे थे उनको सुपरवाइज कर रहे थे कि क्या टाइम पे वो पर्सन कपड़ा बना के दे रहा है कि नहीं, उस कपड़े की क्वालिटी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इंश्योर कर रहा था। जब वीवर कपड़ा बना ले रहा था तो उस कपड़े को इकट्ठा करना, उसको वीवर से कलेक्ट करना और फिर कंपनी को देना, ये सारे काम गोमस्ता के थे। अब देखो ये जो वीवर्स हैं वो ऐसे ही तो गोमस्ता की बात नहीं मान लेंगे। मतलब कि वीवर्स जो हैं उनके पास ऑप्शन है ना कि वो अपना कपड़ा गोमस्ता को भी बेच सकते हैं, गोमस्ता जो कि कंपनी के एजेंट हैं उनको भी बेच सकते हैं और किसी और लोकल ट्रेडर को भी बेच सकते हैं। कंपनी के मतलब जो वीवर है उसके पास ये ऑप्शन है। तो अब कंपनी के लिए ये इंश्योर करना था, कंपनी को ये एक तरीके से करना था कि कुछ भी करके जो वीवर्स है ना ये कपड़ा मुझे ही बेचे, मेरे ही गोमस्तास को बेचे, किसी और ट्रेडर के पास ना जाए। इसके लिए कंपनी ने क्या करना शुरू किया, एडवांसेस देने शुरू किए। एडवांसेस मतलब जैसे एडवांस में पैसा देना शुरू किया। Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the raw material for their production. तो कंपनी ने क्या किया, पहले तो ऑर्डर्स देने शुरू किए कि वीवर को बोला कि मेरे को आपसे इतना कपड़ा चाहिए, ठीक है, और ऑर्डर देने के बाद उसने क्या किया, लोन देना शुरू कर दिया। वो हाथों हाथ जैसे ऑर्डर जो है पक्का होता था
तो जो कंपनी है वो उसको लोन दे देती थी वीवर को, कि ताकि वीवर लोन के पैसे से रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सके और प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। Those who took loan had to hand over the cloth they produced to गोमस्तास। तो अब जो भी पर्सन कंपनी से लोन ले रहा है उसकी कंडीशन ये रहती थी कि आपको सिर्फ और सिर्फ गोमस्ता को ही कपड़े देने हैं, अपने कपड़े बना के किसी और को आप नहीं बेच सकते, किसी और ट्रेडर को आप नहीं बेच सकते। तो जो वीवर्स हैं उनके साथ क्या हो रहा है, कंपनी इनको ऑर्डर दे रही है, ऑर्डर देते ही इनको लोन मिल जा रहा है। अब क्योंकि इन्होंने कंपनी से लोन ले लिया है तो अब इनकी कंडीशन ये आएगी कि जो ये वीवर है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी को ही कपड़ा बेचेगा, किसी और को नहीं बेचेगा, राइट। और यहाँ पे वीवर्स को सब कुछ बहुत सही लग रहा था कि ठीक है, हमें हाथों हाथ पैसे मिल जा रहे हैं, एडवांस मिल जा रहा है, एडवांस की मदद से हम कपड़े जो है बना के बेच दे रहे हैं। तो अभी शुरू शुरू में जो वीवर्स हैं उन्हें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ये एडवांस वाला सिस्टम अच्छा लग रहा है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा जो वीवर्स हैं वो कंपनी से ऑर्डर लेने लगेंगे। उन्हें लगेगा कि कंपनी जो है वो शुरुआत में ही पैसे दे देती है, एडवांस दे देती है, तो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए पैसा अरेंज हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जो वीवर्स हैं वो कंपनी से ही लोन लेने लग गए थे, और कंपनी का ये जो एक तरीके से जाल था लोन देके वीवर्स को अपने साथ जोड़ने का, उसमें ज्यादा से ज्यादा वीवर्स जो हैं वो आते जा रहे थे। एज लोन्स फ्लोड इन एंड द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, वीवर्स ईगरली टुक द एडवांसेस। तो वही जो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे लोन जो हैं वो बढ़ने लग गए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा लोन देने लग गई लोगों को, वीवर्स को, और टेक्सटाइल की डिमांड जो है वो भी बढ़ रही थी, एक्सपेंड हो रही थी। तो इस पूरे केस में वीवर्स और ज्यादा एडवांस लेने लग गए, इस उम्मीद में कि वो ज्यादा कमा पाएंगे। वो ज्यादा डिमांड ले लेते थे उनसे, कंपनी से, कि ठीक है हम ज्यादा बना के देंगे, ऑर्डर ज्यादा ऑर्डर ले लेते थे और ज्यादा ऑर्डर के बदले उन्हें ज्यादा एडवांस मिलता था। तो वो इस उम्मीद में ज्यादा ऑर्डर लेते थे, इस उम्मीद में ज्यादा एडवांस लेते थे कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। Many weavers had small plots of land which they had earlier cultivated। तो बहुत सारे जो वीवर्स हैं उनके पास अपनी छोटी जमीन का टुकड़ा रहता था जिसको पहले वो सींचा करते थे, जिसपे वो खेती किया करते थे पहले। बट अब क्योंकि उन्होंने ज्यादा ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए हैं कंपनी से, तो अब वो जमीन को एक तरीके से जमीन पे खेती करने के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता था। उनको सारा टाइम जो है वो वीविंग करने में, कपड़ा बनाने में लगाना पड़ता था। और इसीलिए अब ये जो जिन लोगों के पास अपनी छोटी जमीन हुआ करती थी, उन्होंने जमीन पे खेती करना बंद कर दिया, खुद से खेती करना बंद कर दिया, और इस जमीन को रेंट पे देना शुरू कर दिया। और सारी जो फैमिली है वो मिलके कपड़ा बनाती थी। और ये जो वीविंग है ये ऐसा काम था जिसमें कि खेती से भी ज्यादा लेबर लगता था, और फैमिली का हर एक जो पर्सन है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, हर एक को इस काम में लगना पड़ता था। कपड़ा बनाने के जो काम है उसमें लगना पड़ता था हर एक स्टेज पे। तो एक तरीके से कपड़ा बनाने वाला जो काम है वो ज्यादा लेबर वाला था खेती के मुकाबले। Soon, however, in many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and गोमस्तास। अब धीरे धीरे करके जैसे ये सिस्टम बढ़ने लग गया गोमस्तास का और लोन का, तो न्यूज आने लग गई कि जो वीवर्स हैं और गोमस्तास हैं उनके बीच में झड़प हो रही है, क्लैशेस हो रहे हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जो सप्लाई मर्चेंट्स रहते थे, सप्लाई मर्चेंट्स कौन, जो कि वीवर्स को ऑर्डर देते थे और वीवर्स का फिर जो बना हुआ कपड़ा है उसको ले जाके बेचते थे। तो ये जो सप्लाई मर्चेंट्स हैं वो पहले गांव के ही निवासी हुआ करते थे, गांव में ही रहते थे, गांव के लोगों से उनके अच्छे रिलेशनशिप्स थे, और जब भी कभी वीवर्स को दिक्कत आती थी, कोई क्राइसिस होता था, तो ये जो सप्लाई मर्चेंट्स हैं वो मदद कर दिया करते थे। बट अब सप्लाई मर्चेंट्स की जगह कौन आ गए हैं, गोमस्तास आ गए हैं। और ये जो गोमस्तास हैं ये आउटसाइडर हुआ करते थे, बाहरी हुआ करते थे, ये लोग गांव के लोग नहीं होते थे, और इनके जो लिंक हैं विलेज के साथ वो अच्छे नहीं हुआ करते थे। मतलब कि इनको उस गांव से कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका मतलब एक तरीके से कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता था गांव वालों के साथ और गांव के साथ। तो ये जो गोमस्तास हैं ये बहुत ही गुस्से में बिहेव करते थे, एरोगेंटली, बड़े घमंड से बात करते थे, और विलेजर्स को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। तो ये जो गोमस्तास हैं ये सिपाहियों के साथ, पियोन्स के साथ जो है गांव में घुस जाया करते थे। यहाँ पे सिपॉय वर्ड दिया हुआ है कि सिपॉय जो है ये एक तरीके से सिपाही को, जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिपॉय बोलते थे, तो वही चीज यहाँ पे उस वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो गोमस्तास हैं वो सिपाहियों के साथ और पियोन्स के साथ गांव में घुसते थे और वीवर्स को पनिश करते थे अगर कोई वीवर जो है ऑर्डर को पूरा करने में लेट हो जाता था, अगर वो टाइम से ऑर्डर नहीं दे पाता था, तो वीवर्स को गोमस्तास पीटते थे, फ्लॉगिंग करते थे। फ्लॉगिंग मतलब एक तरीके से जैसे लगातार स्टिक वगैरह से मारना। तो बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान जो है गोमस्तास करते थे वीवर्स को। द वीवर्स लॉस्ट द स्पेस टू बार्गेन फॉर प्राइसेस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स।
अब यहाँ पे वीवर्स जो है वो पूरे तरीके से फंस चुके थे। वो कंपनी से लोन लेते थे और क्योंकि जो एक तरीके से लोन है जो उन्हें एडवांस मिला है वो उन्हें चुकाना होता था। तो इस पूरी कंडीशन में जो कंपनी है वो इस चीज का फायदा उठाती थी कि मैंने तुम्हें लोन दिया है और तुम अब मेरे हिसाब से प्राइस जो है दोगे। मतलब जो कपड़ा है वो कंपनी के प्राइस पे खरीदा जाएगा। पहले जब ये वाला सिस्टम नहीं था, जो ये पूरा एडवांस वाला सिस्टम है, गुमस्ताज वाला सिस्टम है, जब ये सिस्टम नहीं था तो जो वीवर है वो अपनी मर्जी से प्राइस जो अपने कपड़े के लिए कोट करता था कि मैंने ये कपड़ा बनाया है और मैं इतने प्राइस पे बेचूंगा। बट अब कंपनी जो है, कंपनी ने क्योंकि इन वीवर्स को कर्ज के तले दबा दिया है, तो कंपनी कहती थी कि मैंने तुम्हें लोन दिया हुआ है, तुम्हें मुझे लोन वापस करना है, तो प्राइस जो है मेरा चलेगा। मैं इसे मान लो पहले जो वीवर है वो 200 रुपए पे अपना कपड़ा बेचता था, बट अब कंपनी क्या कह रही है, मैं 100 रुपए दूंगा। मैं मतलब कंपनी कह रही है मैं 100 रुपए दूंगा सिर्फ और सिर्फ इन कपड़ों के लिए, और तुम्हें मुझे ही बेचने पड़ेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें लोन दिया है और मैं 100 रुपए से ज्यादा तुम्हें कपड़ों के लिए नहीं देने वाला। तो इस तरीके से अब कंपनी जो है वो दादागिरी करने लगी थी और अब जो वीवर्स हैं वो फंसते जा रहे थे, उनको उनके कपड़ों के दाम अच्छे नहीं मिल रहे थे क्योंकि अब सारा कुछ जो पूरा जो सिस्टम है वो कंपनी ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो कंपनी अपनी मर्जी के प्राइसेस पे कपड़े खरीद रही थी वीवर्स से। तो जिन प्राइसेस पे कंपनी वीवर्स से कपड़े खरीद रही थी वो बहुत ज्यादा कम थे, एंड द लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। तो वीवर्स के लिए दिक्कत ये होती थी क्योंकि वीवर्स ने लोन लिया हुआ है कंपनी से, तो वो कहीं और भी नहीं जा सकते थे जहां पे उन्हें बेटर प्राइस मिलता, उन्हें कंपनी को ही बेचना पड़ रहा था। इन मेनी प्लेसेस इन कर्नाटक एंड बंगाल, weavers deserted villages and migrated, setting up looms in other villages where they had some family relations. तो बहुत सारे जो प्लेसेस थे कर्नाटक एंड बंगाल में, तो यहाँ के जो वीवर्स हैं उन्होंने विलेजेस को छोड़ना शुरू कर दिया था। डिजर्ट मतलब जगह को छोड़ना। तो जो गांव वाले हैं वो अपने अपने गांव को छोड़ रहे थे और दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे थे, अपनी किसी रिलेटिव के गांव में जा रहे थे और वहां पे वो लूम्स को सेटअप कर रहे थे, अपने जो मशीनें होती हैं उनको सेटअप कर रहे थे कपड़े बनाने की, ताकि वो नई जगह पे जाके सही तरीके से कपड़ा बना सके। मतलब जहां पे कंपनी का दबदबा कम था वहां पे लोग मूव कर रहे थे ताकि ये कंपनी के चंगुल से बाहर निकल सके। अब काफी सारी ऐसी जगहें थी जहां पे वीवर्स जो है वो कंपनी से परेशान हो चुके थे और वीवर्स और जो विलेज के ट्रेडर्स हैं उन सब ने मिलकर कंपनी के खिलाफ जो है रिवोल्ट कर दिया। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगेन रिफ्यूजिंग लोन्स। अब धीरे धीरे करके लोगों को ये समझ आने लग गया था कि ये जो लोन वाला सिस्टम है ये बहुत ही खतरनाक है, तो इसीलिए बहुत सारे जो वीवर्स हैं उन्होंने लोन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जो वीवर्स हैं उन्होंने अपनी दुकानें भी बंद करनी शुरू कर दी कि अब वो और ज्यादा कपड़ा नहीं बुनेंगे। तो वो जो उनकी वर्कशॉप्स होती थी उन्हें बंद करने लग गए वो लोग, और एग्रीकल्चर लेबर में चले गए कि खेती में वो अपना मजदूरी कर लेंगे, खेती कर लेंगे। बट अब वो इस वीविंग के सिस्टम से, जो ये ब्रिटिशर्स ने वीविंग का सिस्टम सेटअप किया था लोन वाला, गोमस्ताज वाला, उससे वो इतना परेशान हो चुके थे कि अब वो अपनी वर्कशॉप्स बंद कर रहे थे और एग्रीकल्चर लेबर कर रहे थे। By the turn of 19th century, cotton weavers faced a new set of problems. तो 19th century आते आते क्या हुआ कि जो कॉटन वीवर्स हैं अब उनकी और दिक्कतें बढ़ गई थी और अलग तरीके की अब वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स की वजह से, ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से।